Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले भारत से दोस्ती के लिए पाकिस्तान की नई चाल को डीकोड करेंगे। भारत और पाकिस्तान के कुल मिलाकर 117 बड़े बड़े लोगों ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से दोबारा से बातचीत शुरू करने की अपील की है और साथ ही भारत से कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को भी समाप्त कर दे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस चिट्ठी में एक बार फिर आतंकवाद शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे इस चिट्ठी को लिखने वालों की नीयत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज ये पूरी चिट्ठी मैं अपने साथ लेकर आया हूं, आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि राम मंदिर में चोरी के मामले में आज यूपी पुलिस ने अदालत को ये बताया कि उसने किस आरोपी से चोरी का कितना पैसा और सोना चांदी बरामद किया है। साथ ही आज आपको ये भी दिखाएंगे कि राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती कैसे होती थी, जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ का पूरा सिस्टम चोरी रोकने की बजाय चोरी करने वालों की ही मदद कर रहा था। और आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक ही वर्ष में क्रिप्टो बिजनेस से लगभग 13,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। लेकिन ट्रंप पर अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो एक तरफ क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की नीतियां बना रहे थे और दूसरी तरफ उसी क्रिप्टो में जमकर अपना पैसा भी निवेश कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले आज भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हम डिकोड करना चाहते हैं। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान का जो संदेश पाकिस्तान को देना चाहा भारत ने, उसके बाद अब पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। शुरू में पाकिस्तान ने इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब पाकिस्तान को इसकी कीमत पता चल रही है और पाकिस्तान अब भारत से दोबारा बातचीत करने के लिए तड़प रहा है और अब उसने नई कोशिशें भारत से बातचीत करने के लिए शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर दोनों ही इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि वो प्रधानमंत्री मोदी से या तो कुछ सीधे बात करें या उन्हें कोई संदेश भी भेज सकें। इसलिए अब पाकिस्तान ने एक दूसरी चाल चली है। पाकिस्तान ने भारत में बैठे अपने पुराने हमदर्दों से कहा है कि वो मिलकर एक नई मुहिम चलाएं, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सके। भारत की तरफ से 61 और पाकिस्तान की तरफ से 56 अलग अलग नेता, बुद्धिजीवी, सोशल वर्कर्स और पूर्व डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक संयुक्त पत्र लिखा है और इसमें कहा है कि भारत और पाकिस्तान को फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए और अपने कूटनीतिक रिश्ते फिर से बहाल करने चाहिए। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू की जाए, जिसमें जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा हो। दोनों देशों के लोगों के बीच अब संपर्क को फिर से शुरू किया जाए। ये सब इसमें लिखा है। सबसे बड़ी बात यह कि इस चिट्ठी में एक बार भी आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। एक बार भी पाकिस्तान से ये अपील नहीं की गई कि वो भारत में आतंकवादी भेजना बंद कर दें, जिससे इस चिट्ठी को लिखने वालों की नीयत पर सवाल उठता है। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व चीफ AS दुलत, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर और मनोज झा, ये भारत की तरफ से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और
पूर्व डिप्लोमेट अशरफ जहांगीर काजी जैसे लोगों ने इस अपील का समर्थन किया है और उनका भी इस चिट्ठी में नाम है। आज वो चिट्ठी मैं आपके सामने आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है जो इन लोगों ने लिखी है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अपील टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय कंसर्न्ड सिटीजन्स, यानी ये दोनों देशों के नागरिक हैं जो बड़े चिंतित हैं। और फिर दोनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई अब बहुत हो गया और आप लोगों को फिर से बातचीत करनी चाहिए। इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर आर होम टू नियरली 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग। तो ये सोचते हैं कि इन यंग लोगों के बारे में, युवाओं के बारे में तो कुछ सोचिए ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो फिर क्या कहते हैं कि हमें फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करने चाहिए, एक दूसरे के देशों में एक फिर से अपने जो हाई कमिश्नर्स हैं उनको भेजना चाहिए, रिज्यूमिंग नॉर्मल वीज़ा सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ बोथ कंट्रीज, ताकि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को आसानी से यहाँ भेज पाए। फिर कहते हैं कि बायलैटरल जो डायलॉग है, द्विपक्षीय बातचीत, ये फिर से शुरू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पर भी दोबारा से बातचीत शुरू होनी चाहिए और रिकनेक्ट पीपल एंड फैमिलीज, रिस्टोर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीओपन ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी लिंक्स, प्रमोट रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सेस, ये भी ये कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मीडिया फ्रीडम एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये कह रहे हैं। अलाउ जर्नलिस्ट फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू ट्रेवल एंड वर्क फ्रीली। तो ये सारी बातें ये कहते हैं और फिर इसमें वो लिस्ट भी है जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है कि भारत की तरफ से इस पर किसने हस्ताक्षर किए हैं और पाकिस्तान की तरफ से इसमें किसने हस्ताक्षर किए हैं। खुर्शीद महमद कसूरी, अशरफ जहांगीर, शमशेर अहमद ख़ान और बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के जो कंसर्न्ड, चिंतित नागरिक हैं। भारत की तरफ से 3-4 नाम मैं आपको बता चुका हूँ। AS दौलत हैं, जवाहर सरकार हैं भारत की तरफ से, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज हैं, डॉक्टर जॉन दयाल हैं, हुमायूं कबीर हैं भारत की तरफ से। तो इस प्रकार के जो लोग हैं ये भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से चिट्ठियां लिख रहे हैं अब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को। अब देखिए, तो चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी की डेट मैं आपको बता देता हूं। यह चिट्ठी लिखी गई है 30 जून 2026 को। अब पाकिस्तान में एक दिन पहले ही इंडस वाटर्स ट्रीटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान के नेताओं ने पानी पी पी कर भारत को कोसा है और ये जो भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है इसके लिए उन्होंने भारत के बारे में क्या-क्या कहा, जरा सुनिए। And if anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. They do not know Sindh. They do not know Punjab. They do not know Balochistan. They do not know Khyber Pakhtunkhwa. They do not know Kashmir or Gilgit-Baltistan. They do not know the people who have lived by these rivers for thousands and thousands of years. We want peace, but peace with dignity. We want dialogue, but dialogue under law. We want coexistence, but not submission. So from this seminar, from this city, from this moment, let a message go forth. Pakistan will defend its water, its people, its treaty, its sovereignty, and its future. Why a country like India, which was perhaps of late, for the last many decades, vying for a seat in the Security Council, wanting to be the maker of rules in the world, in the remade world order, has decided to be the breaker of rules. What is the environment that is enabling a country to be able to get away with the stated objective of murdering, of killing a civilization, and not a peep, not a mutter, not a murmur, not a law-abiding international world coming to its defense?
And you know, there's an adage that what you do to others will eventually happen to you. So if you're not there to protect when it happens to the precedent-setting role of what India is up to, not only in this, not only in what it calls holding in abeyance a treaty which, by the way of the treaty, cannot be held in abeyance. अब देखिए, पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। तब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो अभी उनका नया बयान अभी आपको दिखाया, तब इन्होंने एक और बयान दिया था और तब इन्होंने कहा था कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून, मतलब भारत का खून। बिलावल ने यह भी कहा था तब कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो फिर दोनों देशों के बीच युद्ध होगा। पुराना उनका एक बयान आपको दिखाते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो देखिए, या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। उनका मतलब भारत का खून बहेगा। ये भाषा है पाकिस्तान की। वो बातचीत भी करना चाहता है और धमकाना भी चाहता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब ये है कि इस समय भारत अपने बांध, यानी अपने जो डैम्स हैं और अपने बैराज जो हैं, उनसे कब वो पानी छोड़ेगा, इसकी जानकारी, इन नदियों में पानी के बहाव का पूरा डेटा और बाढ़ के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ट्रीटी अब इस समय इसे फॉलो नहीं किया जा रहा, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु नदी के जल बंटवारे का जो समझौता है, ये आज का नहीं है, ये वर्ष 1960 में हुआ था और इसके तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी मिल रहा है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नदी का अधिकार भारत को मिला। इस समझौते के तहत 6 नदियों के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को और सिर्फ 20% हिस्सा भारत को मिला। लेकिन भारत ने कभी अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं किया। भारत को इन नदियों का जितना पानी इस्तेमाल करने और बिजली बनाने की छूट भी थी, उसका भी सिर्फ 20% ही हमने इस्तेमाल किया। इस समय भारत सरकार चिनाब नदी पर एक चिनाब ब्यास लिंक टनल का निर्माण कर रही है, ताकि इसके पानी को दूसरी नदियों तक लाया जा सके। सितंबर 1960 में पाकिस्तान के कराची शहर में इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। उसी समय की तस्वीरें हैं और इस समझौते में वर्ल्ड बैंक ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और उसने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इंडस वाटर ट्रीटी पर केंद्र सरकार को कई चिट्ठियां लिखी उन्होंने। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है और काफी पानी बिना इस्तेमाल के ही पाकिस्तान चला जाता है। तब उन्होंने ये सुझाव दिया था कि यह संधि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग कृषि के करने की अनुमति देती है, इसलिए भारत को पश्चिमी नदियों का पानी पूर्वी नदियों की ओर मोड़ना चाहिए, ताकि गुजरात जैसे सूखे राज्यों की पानी की जरूरतें पूरी की जा सकें। यानी प्रधानमंत्री मोदी की पहले से यह नीति रही है कि भारत के पानी पर पहला हक भारत के लोगों का है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पहले भी ये कहते रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा।
इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये है, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, यानी बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और दूसरी तरफ बातचीत भी करना चाहता है। वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत को लेकर एक बड़ा फैसला किया था। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से हर तरह की बातचीत बंद कर दी थी और अब इस बातचीत को बंद हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। वर्ष 2016 में उरी और फिर 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ और फिर पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों का धर्म पूछ कर उनकी हत्या की। लेकिन पाकिस्तान से बात करने की चिट्ठी लिखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक बार भी पहलगाम में कैसे हमारे देश के लोगों की हत्या की गई उनका धर्म पूछकर एक बार भी उन्होंने इस चिट्ठी में नहीं लिखा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और भारत सरकार का स्टैंड आज भी यही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ये अब भी जारी है। यानी पाकिस्तान ने अगर एक बार और कभी ऐसा दुस्साहस किया भारत पर हमला करने का, तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट ये अभी चालू है। आज जब इस चिट्ठी की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बताने का दिन है आज कि हमारे देश में और पाकिस्तान में भी कैसे एक अमन की दुकान चल रही है, जिसे पिछले कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते बनाने के नाम पर दोनों ही देश के मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। ये अमन की जो दुकान है ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो इस दुकान पर बिल्कुल ताला लग गया था और एक बार फिर नई पैकेजिंग के साथ अब ये दुकान फिर से खुली है। इसके शटर फिर से ऊपर कर दिए गए हैं। इस बातचीत की सलाह देने वाले पाकिस्तान के लोग अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी बात तो हमें समझ में आती है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, इसमें जो लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान के लोगों के नाम हैं, 56 लोग हैं पाकिस्तान के, ये लोग तो अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे और क्या आप उम्मीद करेंगे? ये पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के भले की बात कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। ये तो चाहते हैं कि भारत के साथ जो बस सेवा है, लाहौर बस सेवा, वो शुरू हो जाए। देखिए इसमें लिखा भी है कि अटारी और वाघा के बीच ट्रेड और ट्रैवल शुरू हो जाए। ये कहते हैं श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस को भी दोबारा शुरू किया जाए। ये कहते हैं दिल्ली लाहौर बस सर्विस को भी दोबारा शुरू करो। समझौता एक्सप्रेस को भी दोबारा से शुरू कर दो। और ये कहते हैं कि कारगिल और स्कार्दू का जो रूट है उसे भी दोबारा से शुरू कर दो। कमर्शियल एयरलाइन जो है उनकी सेवाएं भी शुरू कर दो ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लाइट भी शुरू हो जाए। तो ये तो सारी बातें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत में आने लगे, भारत के लोग पाकिस्तान में जाने लगे। हालांकि भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जाना चाहेगा। पाकिस्तान के तमाम जो एक्टर हैं, उनके गायक हैं, वो भारत में आकर काम करने लगे। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में आकर मैच खेलने लगे। ये सब ये लोग चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो अपने देश के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो उनके लिए आतंकवादियों को भारत भेजना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो असल में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हमदर्द हैं और अब पाकिस्तान ने अपने इन लोगों को दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया है, रिचार्ज कर दिया है कि भाई बहुत हुआ, अब बाहर निकलो और अब हमारा कुछ काम करो। एक ज़माने में अमन की इस दुकान में
आतंकवादी यासीन मलिक बैठा करता था। परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो इस दुकान को चलाते थे। नवाज शरीफ इस दुकान को चलाते थे और इस दुकान के नाम पर भारत का नुकसान करते थे। और हम अमन के नाम पर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहते थे, शांति के नाम पर, अमन के नाम पर। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है भारत पाकिस्तान का बड़ा भाई है, इसलिए उसे हमेशा पाकिस्तान की गलतियों को माफ़ करके बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पाकिस्तान तो रास्ता भटक रहा है, लेकिन भारत तो बड़ा भाई है, भारत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ़ करते चलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इसी नैरेटिव को खड़ा किया गया और पाकिस्तान के आतंकवाद पर सभी ने आंखों पर पट्टी बांध ली और पाकिस्तान के साथ अमन की ये जो दुकान है ये खोल ली गई। सच्चाई है कि इस अमन की दुकान में इतना बड़ा धोखा छिपा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और यही बड़े भाई वाला नैरेटिव भारत में भी वर्ष 2014 से पहले जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए प्रयोग होता था। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं को बड़ा भाई और अल्पसंख्यक मुसलमानों को छोटा भाई बताया जाता था 2014 से पहले। और बहुसंख्यक हिंदुओं से ये कहा जाता था कि बड़ा भाई होने के नाते उन्हें मुसलमानों की हर गलती को माफ़ कर देना चाहिए। इस देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक हिंदुओं की है, अल्पसंख्यक मुसलमानों की नहीं है। ये जिम्मेदारी हिंदुओं की है, इसलिए हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए, ज़्यादा सहनशीलता दिखानी चाहिए। लोकतंत्र की जिम्मेदारी, धर्मनिरपेक्षता की जिम्मेदारी, ये सब बहुसंख्यक हिंदुओं की है, ऐसा भारत में कहा जाता था। और बिल्कुल यही जो पॉलिसी है ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी है। भारत बड़ा देश है, भारत बड़ा भाई है, इसलिए भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ़ करते हुए चलना चाहिए। भारत का खून बहता रहे, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बार और माफ़ कर दीजिए, एक बार और माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। और हमारे जो देश के नेता हैं वो सोचते थे कि जब हम पाकिस्तान को माफ़ करेंगे, पाकिस्तान से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, तो भारत में रहने वाले मुसलमान हमसे खुश हो जाएंगे और जब चुनाव आएगा तो हमें वोट देंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में 2014 तक चली, चाहे भारत पाकिस्तान के संबंध हो या भारत में भी जो अंदरूनी राजनीति हो वो भी ऐसे ही हो। इसलिए आज पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करने का दिन है, क्योंकि भारत में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने पाकिस्तान के उन भाइयों के साथ मिलकर ये चिट्ठी लिखी है और दोबारा से वो अमन की दुकान खोल ली है। इस दुकान से आप लोग भी सावधान रहिएगा। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले में आज यूपी पुलिस ने अदालत को यह बताया है कि उसने किस आरोपी से चोरी का कितना पैसा और सोना चांदी बरामद किया है। यानी पूरा ब्रेकअप दिया है यूपी पुलिस ने अदालत को। यूपी पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने 7 आरोपियों से अब तक लगभग 78 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसमें आरोपी अविनाश शुक्ला से लगभग 20 लाख रुपए बरामद किए। खास बात यह है कि इसके पास लगभग 1100 अमेरिकी डॉलर्स भी मिले हैं, जिनकी कीमत है लगभग 1 लाख रुपए, और लगभग 11 ग्राम सोना और 159 ग्राम चांदी भी इसके पास से मिली है, अविनाश शुक्ला के पास से। देखिए, ये तो वो चीज़ें हैं जो बरामद हुई हैं। अब तक न जाने कितने पैसे से ये और दूसरी प्रॉपर्टी खरीद चुके होंगे, कितना पैसा खर्च कर चुके होंगे, कितना पैसा निवेश कर चुके होंगे, कितना सोना चांदी बाजार में बेच चुके होंगे, अभी इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये तो वो है जो इनके पास से मिला है। करुणेश पांडे से लगभग 18 लाख रुपए मिले हैं, अनुकल्प मिश्रा से लगभग 16 लाख रुपए, लवकुश मिश्रा के पास से लगभग 14 लाख रुपए, रमाशंकर मिश्रा से लगभग 7 लाख रुपए और लगभग 25 ग्राम चांदी भी मिली। मनीष कुमार यादव से 2 लाख रुपए मिले और रमाशंकर यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और ये सारे लोग कौन हैं? जिनकी 1 महीने की जो तनख्वाह है 20 से 25 हज़ार रुपये है। ये वो लोग हैं जो 1 महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते हैं, साल के 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। सोचिए, और इनके पास से 10-10 लाख रुपए मिल रहा है। यूपी पुलिस ने आज इन 8 और आरोपियों में से 4 के घरों पर छापेमारी की और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। 13 जून को जब इस एसआईटी का गठन हुआ था तो इसे जांच के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था।
जिसके बाद इसने अपनी शुरुआती रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को सौंप दी थी। लेकिन अब इस जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई नए खुलासे रोज हो रहे हैं, इसलिए इस एसआईटी को अब 15 दिनों का समय और दिया गया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लगभग 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जांच हो रही है, जिनकी ड्यूटी मंदिर के एंट्री और एग्जिट के अलावा उस रास्ते पर भी थी जहां से दान पात्र काउंटिंग रूम तक लाए जाते थे। तो देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को जब आप रख लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी आरोपियों के साथ मिल जाते हैं और फिर वो मिलकर चोरी करवाते हैं। ऐसा सिर्फ एक मंदिर में नहीं हो रहा, आमतौर पर भी हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारी जो एजेंसी हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की, वो एजेंसियों में ना तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, ना उनके पास इस प्रकार के लोग हैं जिन पर आप विश्वास कर सकें। तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत बार अपराधियों के साथ ही मिल जाते हैं छोटे मोटे लालच में। और यहां भी ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, वो इन लोगों के साथ मिल गए होंगे क्योंकि उन्हें भी छोटा मोटा पैसा मिल जाता होगा। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे चढ़ावे की चोरी असल में मंदिर के अंदरूनी सिस्टम की ही नाकामी है। यानी मंदिर में चढ़ावे की गिनती के सिस्टम में ही ऐसी खामियां थी जिसका फायदा उठाकर यह चोरी की गई। पूरे राम मंदिर में 40 दान पात्र लगे हैं। औसतन 75,000 से 1 लाख श्रद्धालु हर रोज आते हैं यहाँ पर। और ख़ास मौके जब होते हैं, कोई तीज त्योहार होते हैं या कोई ख़ास मौके होते हैं, तो श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुँच जाती है एक दिन में। रोज़ाना करीब 8 लाख से 13 लाख रुपए तक का दान आता है। और त्योहारों पर और ख़ास दिनों पर ये जो दान है ये 60 लाख रुपए तक पहुंच जाता है चढ़ावा। वर्ष 2024 और 25 में यानी एक साल में इस मंदिर को 153 करोड़ रुपए का दान मिला था, चढ़ावा मिला था। इस चढ़ावे में कैश था, उसके अलावा सोना चांदी और हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, ये सब होता है। अब 3 पॉइंट्स में समझिए कि यहां हर दिन लाखों रुपए के चढ़ावे की गिनती होती कैसे है। पहला, दान पात्र को एक कंटेनर में रखा जाता है जिस पर ताला लगाया जाता है और फिर उसे काउंटिंग रूम तक ले जाया जाता है। यह काउंटिंग रूम इस मंदिर के तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में है और इस काउंटिंग रूम में मंदिर के 40 दान पात्रों को ट्रस्ट के अधिकारियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों की मौजूदगी में ही खोला जाता है। यानी एक साथ बहुत सारे गवाह होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके सामने ये खुलता है। दूसरी बात, इस काउंटिंग रूम में 44 कर्मचारी 2 शिफ्टों में चढ़ावे की गिनती करते हैं। ये कर्मचारी अपने हाथों से कैश गिनकर उसकी नोटों की गड्डियां बनाते हैं। और तीसरी बात, कैश की इन गड्डियों को बैंक के कंटेनर में रखकर सील किया जाता है और फिर इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में भेज दिया जाता है, जहां पर बैंक के कर्मचारी इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। इसमें किसी चेक का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सीधे बैंक अकाउंट में डिजिटल तरीके से यह जमा कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर मंदिर में चढ़ावे की गिनती का सिस्टम इतना मजबूत था तो फिर चोरी कैसे हुई? यह गड़बड़ी एक नहीं बल्कि अलग अलग स्तरों पर हुई है। पहला, नियम यह था कि चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की जो ड्रेस होगी, यानी जो वो कपड़े पहनेंगे, उसके अंदर जेब नहीं होगी, कोई पॉकेट नहीं होगी। तो जब ऐसे कपड़े पहनकर गिनती की जाएगी जिनमें कोई पॉकेट नहीं है, तो फिर कोई जेब में पैसा ले जा भी नहीं सकता, चोरी नहीं हो पाएगी। लेकिन कई कर्मचारी सामान्य कपड़े पहनकर भी चढ़ावे की गिनती करने लगे और थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये जो बिना जेब के कपड़े पहनने का नियम था, इसे लोगों ने तोड़ दिया और लोग जेब वाले कपड़े पहनकर आने लगे। अब किसने अपनी जेब में कितने रुपए डाल लिए, कितना सोना चांदी डाल लिया, कैसे पता चलेगा? दूसरा, सीसीटीवी की निगरानी होने के बावजूद इस मंदिर में कई ब्लाइंड स्पॉट्स थे, मतलब ऐसी जगहें थीं जहां कैमरे की नजर ही नहीं जाती थी। जांच के मुताबिक चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी कई बार कैमरे के लेंस के ठीक सामने कुछ इस तरह से खड़े हो जाते थे जिससे कैमरा पूरी घटना को सही तरीके से रिकॉर्ड ना कर पाए, यानी वो कैमरे का जो व्यू था उसे ब्लॉक कर देते थे। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चला कि कई बार कैश की गड्डियां सीधे बैंक में जमा होने की बजाय
कुछ लोगों को दे दी गई, यानी कैश जमा करने की तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और ये गड्डियां पहले कहीं और गईं और फिर बाद में बैंक गई। चौथा, गिनती का काम आउटसोर्स्ड कर्मचारियों से कराया जा रहा था। इनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय नहीं की गई थीं और चढ़ावे की गिनती के दौरान इनकी सही तरीके से निगरानी भी नहीं की गई और जो व्यक्ति बाहर से लाया गया है, जिसका मंदिर के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी इस मंदिर में कोई श्रद्धा नहीं है, वो तो बाहर से पहले कुछ और काम करता था, अब आउटसोर्स करके उसे यहाँ ले जाया गया है। तो ऐसे जो लोग हैं वो अक्सर भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर में चोरी कर रहे हैं, किसी के मकान में चोरी कर रहे हैं, किसी के दफ्तर में चोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पांचवा, मंदिर में आने और जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स करते थे, लेकिन जांच में यह पता चला कि कर्मचारियों की सख्ती से जांच होती ही नहीं थी। पुलिस को शक है कि इसी का फायदा उठाकर ये कैश मंदिर से बाहर निकाला गया होगा। छठा पॉइंट, मंदिर में कीमती सामान के रिकॉर्ड और दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां मिली, इसीलिए अब पूरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट किया जा रहा है और दान पात्र से कैश निकालने से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने तक चढ़ावा गिनने की पूरी व्यवस्था काफ़ी हद तक मैनुअल थी, यानी हर स्तर पर लोगों की सीधी भूमिका थी। इंसान के हाथ में सब कुछ था, जिससे चोरी करने वालों को एक मौका मिल गया। इस चोरी में एसआईटी की शुरुआती जांच ने सिर्फ कुछ कर्मचारियों पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि पूरे कैश मैनेजमेंट सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाए हैं। मंदिर में चोरी रोकने के लिए सिर्फ ईमानदार कर्मचारियों के नहीं, बल्कि एक ईमानदार सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक फूल प्रूफ सिस्टम की ज़रूरत होती है कि अगर कोई बेईमानी करे भी तो उसी दिन उसी क्षण वो पकड़ा जाए। ये सिस्टम वहाँ पर नहीं था। इस मंदिर का सिस्टम ऐसा था जो चोरी को रोक नहीं रहा था, बल्कि चोरी करने वालों की एक प्रकार से मदद ही कर रहा था। यानी जो पूरा सिस्टम है ये प्रोफेशनल नहीं था। आज आपको ये भी बताते हैं कि भारत के 4 बड़े मंदिरों को कितना चढ़ावा मिलता है और प्रत्येक श्रद्धालु से मिलने वाला जो औसत चढ़ावा है वो कितना है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में सालाना लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, 2.5 करोड़ एक साल में, और वर्ष 2025 में इस मंदिर को लगभग 1600 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला। यानी हर श्रद्धालु ने औसतन 644 रुपए का दान इस मंदिर को दिया। इस मंदिर को आप तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं और इसी मंदिर को पूरे भारत में सबसे ज्यादा चढ़ावा मिलता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में सालाना लगभग 95 लाख लोग आते हैं। इस मंदिर को लगभग 231 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला, यानी हर श्रद्धालु ने औसतन 243 रुपए मंदिर को दान में दिए। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर में वर्ष 2025 और 26 में 3 करोड़ श्रद्धालु आए और इस मंदिर को लगभग 660 करोड़ रुपए का दान मिला। इस हिसाब से हर श्रद्धालु ने औसतन 220 रुपए इस मंदिर पर चढ़ाए। अब अयोध्या को देखिए। इन मंदिरों के सामने अयोध्या का राम मंदिर कहां है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सालाना लगभग 7 करोड़ श्रद्धालु आए एक साल में। तो देखिए, श्रद्धालु के मामले में ये सबसे ऊपर है, 7 करोड़ श्रद्धालु आए। लेकिन इस मंदिर को जो चढ़ावा मिला 7 करोड़ श्रद्धालुओं से, वो था सिर्फ 153 करोड़ रुपए। यानी हर श्रद्धालु ने औसतन सिर्फ 20 से 30 रुपए मंदिर में चढ़ाए हैं। अब राम मंदिर में बाकी मंदिरों के मुकाबले लोग कम पैसा क्यों चढ़ा रहे हैं, यह बात समझ के परे है। इसके पीछे 2 बातें हो सकती हैं। पहला, राम मंदिर अभी नया नया है, जबकि बाकी जो पुराने मंदिर हैं ये बहुत पुराने हो चुके हैं, इनकी व्यवस्थाएं बहुत पुरानी हैं और इनमें वर्षों से, पीढ़ियों से, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, पुराने परिवारों से एक के बाद एक लोग चले आ रहे हैं। चलन यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है, क्योंकि ये पुराने मंदिर जो हैं ये प्राचीन मंदिर हैं, हो सकता है इसलिए यहाँ पर चढ़ावा ज़्यादा आता हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि राम मंदिर में भी चढ़ावा उतना ही आ रहा है जितना दूसरे मंदिरों में आ रहा है, लेकिन उस चढ़ावे की चोरी हो रही थी। आज जब हम आपको ये बताते हैं कि राम मंदिर में औसतन 20 से 30 रुपए का चढ़ावा दे रहे हैं प्रत्येक श्रद्धालु, तो हो सकता है कि वो 20 से 30 नहीं 100 रुपया दे रहे हों। ये भी हो सकता है कि इससे भी कहीं ज़्यादा दे रहे हों और वो चढ़ावा चोरी हो जाता हो। इसलिए
ये बात जो है ये किसी की भी समझ के परे है। आपको भी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या तो है 7 करोड़, फिर से वो संख्या देख लीजिए, और जो चढ़ावा आता है वो है 153 करोड़। एक श्रद्धालु का जो दान है वो 20 से 30 करोड़ रुपए के आसपास है। ये एक अनुमान है, 20 से 30 रुपए, ये एक अनुमान है, जो कि बाकी मंदिरों के मुकाबले में बहुत कम है। आप स्क्रीन पर देखिए, बाकी मंदिरों का भी मैं आपको दिखाता हूं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो बाकी देश के बड़े मंदिर हैं वहां पर इससे कहीं ज्यादा चढ़ावा आता है। अगर आप प्रति व्यक्ति औसत देखें तो वेंकटेश्वर मंदिर जो है 2.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, जो कि राम मंदिर से बहुत कम है। राम मंदिर में 7 करोड़ आते हैं, लेकिन फिर भी वहां 1,500 रुपए के आसपास चढ़ावा दे रहा है एक व्यक्ति। दूसरा देखिए आप, ये देखिए माता वैष्णो देवी मंदिर, यहां तो 1 करोड़ से भी कम लोग आ रहे हैं एक साल में, लेकिन चढ़ावा है 231 रुपए प्रति व्यक्ति औसतन, माफ कीजिएगा 243 रुपए प्रति व्यक्ति एक श्रद्धालु का दान है, और टोटल चढ़ावा है 231 करोड़, जो कि राम मंदिर से ज्यादा है। और भी मंदिरों को अगर आप देखेंगे तो सब जगह राम मंदिर से ज्यादा चढ़ावा आ रहा है। शिरडी साईं बाबा में 660 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ रहा है, जबकि वहां राम मंदिर से आधे श्रद्धालु जाते हैं, और वहां पर भी एक श्रद्धालु का जो दान है वो लगभग 220 रुपए के आसपास है। राम मंदिर में सबसे कम है। मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे मंदिरों में ज्यादा चढ़ावा दे रहे हैं और राम मंदिर में सिर्फ 20 से 30 रुपए का चढ़ावा औसतन एक श्रद्धालु दे रहा है। इस बात की जांच होनी चाहिए। अब आपको आज की तीसरी बड़ी खबर बताते हैं। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की बड़ी खबर आज एक और है। इस केस में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 18 जून को लोहगढ़ किले से केतन अग्रवाल को धक्का किसने दिया था? धक्का चेतन ने दिया था या धक्का सिया ने दिया था? हालांकि जांच के दौरान यह बात लगभग स्पष्ट है कि केतन को चेतन ने ही धक्का दिया था, सिया के बॉयफ्रेंड ने धक्का दिया था, लेकिन पुलिस इस दावे पर पुख्ता सबूत जुटाना चाहती है। आज पुलिस चेतन को लोहगढ़ किला लेकर गई और वहां लगभग 2.5 घंटे तक क्राइम सीन को उन्होंने दोबारा से रिक्रिएट किया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि केतन को खाई में धक्का देने में मुख्य भूमिका सिया गोयल की थी या फिर चेतन चौधरी की थी। इसी वजह से पुलिस सिया और चेतन दोनों आरोपियों के साथ अलग अलग क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। दोनों को एक साथ नहीं लेकर गई बल्कि अलग अलग लेकर गई। पुलिस सिया के साथ क्राइम सीन को पहले ही रिक्रिएट कर चुकी है और आज पुलिस अपने साथ केतन अग्रवाल के वजन के बराबर एक डमी यानी एक पुतले को लेकर गई, जो बिल्कुल साइज में केतन अग्रवाल के जैसा था, वजन भी उसका उतना ही था। और जांच के दौरान चेतन ने उस पुतले को लगभग 300 से 400 फीट गहरी इस खाई में धक्का दिया। ठीक उसी जगह से उसने धक्का दिया इस पुतले को जहां से उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया था, और इस खाई में गिरने के बाद इस पुतले के टुकड़े टुकड़े हो गए। तस्वीर आप देखिए। आज पुलिस ने लोहगढ़ किले में चेतन की चाल का, उसके चलने फिरने के तरीके का एक गेट एनालिसिस भी किया। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, गेट एनालिसिस फॉरेंसिक जांच की एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति के चलने के तरीके यानी वॉकिंग पैटर्न का एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। आज हमने जो आरोपी है चेतन, उसको लेके हम लोहगढ़ गए थे। जैसे जो भी सिचुएशन हुई थी उस टाइम, वो क्राइम सीन रिक्रिएट हमने आज किया है वहाँ पे। अभी तो देखिए हम सब एंगल से जो भी हमें सिचुएशन लगती है उस एंगल से हम तपास कर रहे हैं, और जैसे हमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन हमारे कुछ जैसे भी मुद्दे निकल के आते हैं उस हिसाब से हम तपास करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। 3 जुलाई तक हमारी पुलिस कस्टडी हम माननीय कोर्ट ने हमें दी हुई है। उस दिन हम जैसे इन्वेस्टिगेशन का सिचुएशन होगा वो माननीय कोर्ट के सामने हम रखेंगे और उस आधार पे हम वहाँ पे हमारी जो भी बातें रखेंगे। तो अब आपको केतन अग्रवाल का एक नया वीडियो दिखाते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि ये केतन का शायद आखिरी वीडियो था, और ये वीडियो 7 मई का है, जब एक फैमिली फंक्शन में केतन अग्रवाल, उसके माता पिता और सिया गोयल के भी माता पिता एक साथ शामिल हुए थे। और
इस फंक्शन में केतन खुद डांस कर रहा है, काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। उसके माता पिता भी बहुत खुश दिख रहे हैं, वो भी केतन के साथ डांस कर रहे हैं। दोनों परिवार कितने खुश हैं आप देखिए। ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में सब कुछ कितना टेम्परेरी है, जीवन में सब कुछ कितना अस्थाई है। एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। और कौन ये जानता है कि ये जो वीडियो 7 मई को बनाया जा रहा था, इसके कुछ ही दिनों के बाद 18 जून को ये लड़का केतन नहीं रहेगा। इन लोगों के मन में क्या चल रहा था, अपने भविष्य को लेकर सब लोग अनजान थे। कुछ दिनों के बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं था। केतन अग्रवाल के कमरे के बाहर कैसे मौत खड़ी हुई है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सब लोग देखिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं। ये जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया, इस वीडियो को रितु शर्मा नाम की एक सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। ये वो सिंगर है जिसने इस फंक्शन में परफॉर्म किया था और रितु शर्मा ने ही अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के साथ लिखा है कि केतन एक मासूम लड़का था, लेकिन किसे पता था कि इस खूबसूरत इंसान के साथ आगे चलकर ऐसा हो जाएगा और सिया ने केतन के साथ जो किया उसके लिए उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब आज की एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नए आरोप लग रहे हैं। ईरान युद्ध पर तो उन पर आरोप लग ही रहे थे, उनकी लीडरशिप पर लोग अलग अलग टिप्पणियां कर ही रहे हैं, लेकिन अब एक नया आरोप लगा है और वो ये है कि एक तरफ वो क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की नीतियां बना रहे थे एक राष्ट्रपति के तौर पर, और दूसरी तरफ उसी क्रिप्टो करेंसी में जमकर अपना पैसा भी निवेश कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2024 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने आप को क्रिप्टो प्रेसिडेंट बताते हुए एक क्रिप्टो समर्थक नेता के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। मतलब चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है, वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज़्यादा कमाई इस क्रिप्टो से ही होने लगेगी। ट्रंप ने पिछले साल की अपनी कमाई की जो जानकारी दी है उसके कुछ बड़े आंकड़े आज देखिए। पहला, पिछले साल ट्रंप को क्रिप्टो के बिजनेस से 13,300 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि पिछले साल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से उनके परिवार ने क्रिप्टो बिजनेस से इस साल अप्रैल तक 21,850 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये जो कमाई है ये पूरे परिवार की है, फैमिली की है। रॉयटर्स की बताई गई रकम ट्रंप की बताई गई कमाई से इसलिए ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें इस साल अप्रैल तक की कमाई शामिल है और इसमें उनके परिवार के दूसरे लोगों की आमदनी को भी शामिल किया गया है इसलिए। लेकिन अगर पूरे परिवार को आप देखें तो एक साल में 21,850 करोड़ रुपए ट्रंप के परिवार ने कमाए हैं। ये उनकी आमदनी है। तीसरा, पिछले साल अलग अलग बिजनेसेस से ट्रंप की कुल आमदनी को अगर देखें तो उनकी कुल कमाई में लगभग 69% क्रिप्टो से आई है। और गोल्फ और उनका जो गोल्फ और रिजॉर्ट बिजनेस है, जो उनके पुराने बिजनेस रहे हैं, उनसे उन्हें सिर्फ 25% की कमाई हुई है। इस पाई चार्ट में आप देखिए कि कैसे आज क्रिप्टो ट्रंप की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। तो क्रिप्टो का जो कारोबार है वो देखिए, वो नीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है, वो है क्रिप्टो का कारोबार। पीले रंग से जो आपको दिख रहा है वो है गोल्फ और रिजॉर्ट का कारोबार। और बाकी के जो उनके कारोबार हैं, मीडिया और लीगल सेटलमेंट
और दूसरे जो कारोबार हैं उनसे भी कमाई आ रही है, लेकिन क्रिप्टो के सामने मामूली है। ट्रंप की पहचान एक ऐसे बिजनेसमैन की रही है जो रियल एस्टेट में है, रिजॉर्ट बिजनेस में है और गोल्फ में भी है। लेकिन आज क्रिप्टो से हुई आमदनी उनके पुराने गोल्फ और रिजॉर्ट बिजनेस की इनकम से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका के कानून के मुताबिक वहाँ के राष्ट्रपति को हर साल जून के अंत या जुलाई महीने की शुरुआत में अपनी आमदनी और संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होती है सार्वजनिक रूप से। लेकिन इस साल जैसे ही ट्रंप ने अपने साल भर की कमाई और संपत्ति की जानकारी दी, इस पर विवाद खड़ा हो गया। उसका बड़ा कारण यह है कि ट्रंप सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। जब कोई राष्ट्रपति किसी खास बिजनेस को बढ़ावा देता है, उस बिजनेस से संबंधित नई पॉलिसीज बना देता है और अगर उससे उसे सीधा फायदा होता है तो इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। ट्रंप पर विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने लगातार क्रिप्टो इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, जिससे उनके खुद के बिजनेस को बहुत फायदा हुआ। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति बनने से लगभग 4 महीने पहले सितंबर 2024 में ट्रंप और उनके परिवार ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम के एक क्रिप्टो और डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को ट्रंप के नाम से एक क्रिप्टो कॉइन भी लॉन्च किया गया, जो आपकी स्क्रीन पर है। और सिर्फ 3 दिन के बाद ही 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। यह क्रिप्टो कॉइन ट्रंप के नाम पर था, इसलिए लोगों ने इसमें जमकर अपना पैसा निवेश किया और इसका सीधा फायदा ट्रंप को हुआ। पिछले साल ही अप्रैल में ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच एक समझौता हुआ और इस साल फिर से जनवरी में दोनों के बीच क्रिप्टो और डिजिटल पेमेंट को लेकर एक समझौता हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जब ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी ने पाकिस्तान की इस कंपनी के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान को IMF से 11,000 करोड़ रुपए का लोन मिल गया। और फिर कुछ महीने के बाद पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अमेरिका ने और ट्रंप ने उनके साथ एक समझौता कर लिया और ये क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं ये खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के आर्मी चीफ खुद लेकर गए थे राष्ट्रपति ट्रंप के पास व्हाइट हाउस में और उन्हें ये बड़े पसंद आए। आज ट्रंप को सबसे ज़्यादा आमदनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और ट्रंप क्रिप्टो कॉइन से ही हो रही है। फोर्ब्स के मुताबिक इस समय ट्रंप की संपत्ति 57,000 करोड़ रुपए की है। कई वर्षों से ट्रंप पैसा कमाने का एक ही तरीका अपनाते रहे हैं, वो अपने नाम यानी ट्रंप ब्रांड का इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट, कंपनी या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जोड़ देते हैं। पैसा उसमें बहुत या तो मामूली लगाते हैं या कोई पैसा लगाते ही नहीं, लेकिन उस प्रोजेक्ट का जोर शोर से प्रचार जरूर करते हैं और फिर कमाई का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी से उन्हें कमाई हो जाती है। ट्रंप क्रिप्टो कॉइन या ट्रंप टावर इसी सोच को दिखाता है। दुनिया के कई देशों जैसे भारत, UAE और वियतनाम में ट्रंप का रियल एस्टेट का बिजनेस है। हमारे देश में भी गुरुग्राम, मुंबई जैसे शहरों में ट्रंप टावर के नाम से अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। पिछले साल ट्रंप को भारत में ब्रांड लाइसेंसिंग और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से 95 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, भारत से ही रियल एस्टेट में। तो अब ट्रंप को लेकर यह एक नया विवाद शुरू हो गया है और लोग, वहाँ के विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पहले ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया, ऐसी नीतियां बनाई जो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करती हैं और फिर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया और आज वहीं से उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक और बड़ी खबर आपके लिए वो ये कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिनों के दौरे पर आज भारत पहुंच गई हैं और वो भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आई हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला भारत का दौरा है और 2 जुलाई को वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। भारत और जापान के बीच चिप की सप्लाई चेन को ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने, AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और जापान के जो रिश्ते हैं काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, पुराने समय से ही बहुत दोस्ती रही है और जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से जापान के साथ भारत की नज़दीकियां और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन जापान शुरू से ही काफ़ी समय से भारत का दोस्त रहा है। जापान आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पिछली 2 सदियों में जापान ने कई उतार चढ़ाव देखे। इसलिए आज मैं आपको
जापान की कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगी। उसके लिए आपको जापान के इतिहास में जाना पड़ेगा। आज अच्छा मौका है, आपको ये इतिहास की जानकारी देते हैं जापान ने कैसे अपनी नीतियों को बदला, अपनी रणनीति को बदला, जिससे हम भी सीख सकते हैं। इसलिए अब हम आपको जापान के समुराई से आर्थिक सुपर पावर बनने का इतिहास बनाते हैं। कहाँ वो समुराई से उन्होंने शुरुआत की थी और आज वो इतने बड़े फाइनेंशियल पावर हैं। कई सदियों तक जापान पर चीन का बहुत ज़्यादा असर रहा। चीन की संस्कृति, चीन की लिपि और शासन व्यवस्था का जापान पर गहरा असर था। जापान उसे फॉलो किया करता था। लेकिन समय के साथ साथ जापान ने अपनी अलग पहचान बनाई। 18वीं सदी की शुरुआत में जापान ने खुद को बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरीके से काट लिया, अलग कर लिया और इस नीति को साकाकोकू नीति कहते हैं। साकोकू, SAKOKU, साकोकू नीति इसे कहा जाता है। इस नीति के तहत विदेशी नागरिकों के लिए जापान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कोई भी देश का नागरिक यहां नहीं आ सकता। व्यापार पर बहुत सख्ती से नियंत्रण रखा गया और सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही जापान सीमित व्यापार किया करता था। एक तरीके से जापान दुनिया से अलग थलग रहना चाहता था। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में सब कुछ बदल गया जब वर्ष 1868 में जापान में मेइजी रेस्टोरेशन हुई। इसका मतलब था सम्राट की सत्ता की वापसी हुई और पुरानी सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। सामंती व्यवस्था में छोटे छोटे सामंत अपनी सेनाएं रखते थे जिसका नेतृत्व सामुराई किया करते थे। सामुराई एक एलीट वॉरियर क्लास था जो जापान के सामंतों के लिए लड़ता था। यानी सामुराई को आप कह सकते हैं ये वॉरियर्स हुआ करते थे, ये योद्धा थे। वर्ष 2003 में एक फिल्म भी आई थी बड़ी मशहूर जिसका नाम था द लास्ट समुराई और इस फिल्म में इसी समुराई समुदाय के योद्धाओं के बारे में बताया गया था। आपने शायद इस फिल्म के बारे में सुना होगा, बहुत लोगों ने देखी भी होगी, द लास्ट समुराई। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग जापान में भी हुई थी। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद इस कहानी का जो शेष भाग है ये मैं आपको सुनाऊंगा। विकसित भारत का विकसित भारत। अपने घर का सपना अब और भी आसान। पीएनबी होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू। ईएमआई सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक से पहले मैं आपको जापान की कहानी सुना रहा था। जापान में जब नए सम्राट का शासन फिर से शुरू हुआ तो वहाँ की नीतियाँ बदल गईं और जापान ने पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी, शिक्षा, सेना और इंडस्ट्री से सीखना शुरू कर दिया। उस समय वहाँ ये कहा जाता था कि पश्चिमी ज्ञान लो लेकिन जापानी आत्मा को बचाओ। इसके बाद जापान एशिया का पहला देश बना जहाँ औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और सिर्फ कुछ दशकों में ही जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को बहुत आधुनिक बना लिया। इसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत वर्ष 1905 में लोगों ने देखा जब जापान ने युद्ध में रशिया जैसी पावर को हरा दिया। रशिया को हरा दिया 1905 में। कई सदियों के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी एशियाई देश ने किसी यूरोपीय शक्ति को युद्ध में हराया हो। 1930 के दशक में जापान ने विस्तारवाद की नीति अपनाई। उसने ताइवान पर कब्जा कर लिया, चीन पर भी हमला किया और उसके मंचूरिया इलाके पर भी जापान ने कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान जर्मनी के साथ मिल गया।
उसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा कर लिया। जापान की सेना अंडमान के द्वीपों तक पहुंच गई हमारे यहाँ भारत में, और भारत में मणिपुर तक घुस गई। लेकिन ये ताकत ज़्यादा दिन तक नहीं चली। वर्ष 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, और फिर जापान को हार स्वीकार करनी पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद जापान ने नई नीति अपनाई, फिर से चेंज किया अपने आप को, और फिर ये लोकतांत्रिक देश बन गया। उसने पुरानी सैन्यवादी सोच को छोड़ दिया और इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाया। जापान के संविधान में आर्टिकल 9 जोड़ा गया, जिसमें युद्ध का त्याग करने की बात कही गई। कहा कि हम अब किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध को त्याग देंगे। जापान ने परमाणु हथियार बनाने और अपने देश में रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि हमारे ऊपर परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हम कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। और आज जापान दुनिया का एकमात्र देश है जो कहता है कि वो किसी देश पर कभी हमला नहीं करेगा और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा सुलझाने के लिए अपनी सेना कहीं भेजेगा। इसी वजह से जापान की सेना का नाम जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है। सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी वो फोर्स जो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाई गई है। इस नीति की वजह से जापान ने कुछ दशकों में ही कमाल कर दिया और दुनिया के सबसे अमीर देशों में जापान शामिल हो गया। आज जापान दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी अर्थव्यवस्था 416 लाख करोड़ रुपए की है। इसलिए जापान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जापान की प्रधानमंत्री अगले 3 दिन तक यहाँ रहेंगी और ये अच्छा मौका है जब हम आपको जापान की अलग अलग कहानियाँ बता सकते हैं। जापान, आज का जापान कैसे बना, और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो आजकल न्यूज़ चैनल्स पर आपको काम की खबर देखने को मिलती नहीं, लेकिन एक समय था जब यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले छात्र, स्कूल और कॉलेज के जो छात्र हैं, वो करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए, इतिहास की जानकारी के लिए न्यूज़ चैनल्स देखा करते थे। और हम आपको ये आज आश्वासन देते हैं कि आप डिकोड का ये शो देखिए, इस शो को आप देखिए, और यकीन मानिए हर बार जब आप इस शो को देखेंगे तो आपकी जानकारी में कोई ना कोई नई वृद्धि ज़रूर होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपना समय बर्बाद किया। ख़ास तौर पर जो हमारे जेन ज़ी के दर्शक हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो छात्र दर्शक हैं, वो अगर डिकोड देखेंगे तो उन्हें ज़रूर अपने परीक्षा में इसका लाभ होगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड ज़िंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब आपको जल्दी से डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज़ बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आप देख रहे हैं वो है इस समय 6.3 मिलियन। मतलब आज का जो हमारा एपिसोड है इसे 63 लाख व्यूज़ मिले हैं, जो आप कह सकते हैं ये लाइव डिजिटल व्यूज़ हैं। और ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग के ज़रिए हमारे पास आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज़ को आपके स्क्रीन पर लगातार अपडेट करता रहता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मतलब का रिश्ता कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है।
नमस्कार।